हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट एंड मेज़रमेंट। इस यूनिट एंड मेज़रमेंट में हमने सभी टाइप की यूनिट्स के बारे में अध्ययन किया और आज हम मेज़रमेंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि है आपका एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। तो देखते हैं क्या होता है त्रुटि विश्लेषण में। किसी भी टाइप के मेज़रमेंट के लिए हमें यूनिटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। हमारे पास एक मेज़रमेंट स्केल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास थर्मामीटर होना चाहिए। जैसे कि हम लेंथ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास एक मीटर स्केल होनी चाहिए। तो चलिए हम लेंथ से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि कपड़ा नापने वाली दुकान पर एक लंबा सा स्केल होता है स्टील का, जिसको हम कहते हैं मीटर स्केल। और आपको एक कपड़ा नापने के लिए दिया गया। तो जब आपको एक कपड़ा नापने के लिए दिया गया तो अब सबसे पहले आप इस मीटर स्केल को थोड़ा सा और ढंग से समझ लें। इस मीटर स्केल में 100 डिवीज़न होते हैं, 100 डिवीज़न ऑफ सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अब इस 100 डिवीज़न की बात करें तो 1 डिवीज़न इसका जो होता है इक्वल टू होता है 10 mm मिलीमीटर। तो 1 डिवीज़न का मतलब है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो 100 डिवीज़न 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का जो डिवीज़न है वो 10 mm के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं इसका 1 डिवीज़न करूं तो आपको मिलेगा 1 mm। तो थोड़ा सा फोकस करें कि हम अपने मीटर स्केल से, कौन से स्केल से? मीटर स्केल। इससे अगर कोई मेज़रमेंट लेने वाले हैं तो सबसे छोटा और प्योर मेज़रमेंट हमारा होगा 1 mm। इज इट ओके? तो 1 mm अगर हम बात करते हैं तो देखिए, हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो हम इसे कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। और अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो 0.001 मीटर। तो सेंटीमीटर में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं और मीटर में इस तरह से लिख सकते हैं। मैं बात कर रहा था कपड़े को मापने की। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक थान है और इसका आपको मेज़रमेंट करना है। तो आप अपनी मीटर स्केल जो है ये रही, इसको लेकर गए, उसका एक सिरा आपने यहाँ पे लगाया और इस तरह से इसको रख दिया। जब आपने रख दिया तो आपने देखा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके पास मार्क्स बने हुए हैं। तो आपने देखा कि आपका जो कपड़े का लेंथ है 1 2 3 4 5, ये आपका 5 सेंटीमीटर है और ये जो है आपका ये 6 सेंटीमीटर है। तो आपका जो कपड़े का लेंथ है बिटवीन 5 एंड 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप मान लेते हैं कि इसके ऊपर मैंने एक जो है सूक्ष्मदर्शी लगाया और इसको बड़ा करके देखा। तो बड़ा करके देखा तो हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है ये है 5 सेंटीमीटर और ये वाला हिस्सा जो है ये है 6 सेंटीमीटर। अब इसमें 10 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब मैं इसके नीचे जो है इसी कपड़े को जब देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि आपका कपड़ा कुछ इस तरह से फिट हो रहा है। ये मैं बड़ा करके देख रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक लोकेशन है और ये दूसरी लोकेशन है। इस लोकेशन का नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाली जो लोकेशन है ये 7 mm हो जाएगी
और ये वाली जो लोकेशन है ये 8 mm हो जाएगी। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो कपड़ा है वो 7 और 8 mm के बीच में है। तो जबकि हमारा कपड़ा 7 और 8 mm के बीच में है, तो क्या हमारा ये मीटर स्केल इसको बता सकता है? क्योंकि हमारा मीटर स्केल मिनिमम 1 mm बताता है और अब हम जा रहे हैं 1 mm से लेस। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो मीटर स्केल है वो शुद्ध माप नहीं दे सकता। यहीं से आपका इस चैप्टर का प्रारंभ होता है त्रुटि विश्लेषण, कि किसी भी मापक यंत्र की एक सीमा होती है मापने की। किसी भी मापक यंत्र की शुद्ध माप की एक सीमा होती है, उससे अधिक वह शुद्ध माप नहीं दे सकता। जैसे कि हम देखें कि अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दशमलव के एक स्थान तक ये शुद्ध मान देगा, यानी कि 1 mm तक तो ये अपनी शुद्ध मान देगा। लेकिन अगर कोई चीज़ 1 mm से भी छोटी है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कपड़े का हमारा मार्क है लास्ट वाला, और ये इसके और इसके बीच में है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा मीटर स्केल इसे शुद्ध माप नहीं सकता है। तो फिर इसके लिए हम आगे स्केल बनाएंगे जिसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि त्रुटि विश्लेषण में मुख्यतः हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है। त्रुटि विश्लेषण में हमें मापक यंत्रों द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम राशि, शुद्धतम राशि के बारे में जानकारी होगी, और हम यहाँ पर देखेंगे कि किस किस तरह से हमारे मापन में त्रुटियाँ संभव हैं। तो हम इस टॉपिक के सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है अल्पतमांक। इंग्लिश में हम इसे लीस्ट काउंट कहते हैं, और आगे आने वाले समय में जब भी हम लीस्ट काउंट का प्रयोग करेंगे तो हम एक शॉर्टली इसकी फॉर्म बना रहे हैं एलसी। तो हम आगे आने वाले समय में जब भी एलसी कहते हैं तो आप समझ जाइएगा कि हम लीस्ट काउंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा जो मीटर स्केल था, उस मीटर स्केल में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन था, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मीटर स्केल इज इक्वल टू 1 mm। तो हमारे मीटर स्केल्स के द्वारा इससे छोटी माप को शुद्ध मापा नहीं जा सकता है। तो अल्पतमांक के लिए हम लोगों ने एक डेफिनेशन बना ली कि किसी भी मापक यंत्र द्वारा, मापक यंत्र यहाँ पर हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? मीटर स्केल। तो किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम शुद्ध माप, तो किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम शुद्ध माप को हम कहते हैं उस मेजरमेंट स्केल का लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल अगर हम देखें, ये हो जाएगा 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि हम अल्पतमांक किसे कहते हैं? एक बार मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा। किसी भी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम शुद्ध माप को उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं, न्यूनतम शुद्ध माप। इसके बाद हम बात करते हैं यथार्थता की। तो किस माप को हम यथार्थ कहेंगे, आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ माप लिख कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा लेंथ ऑफ अ बोर्ड, ये तो लेंथ ऑफ अ बोर्ड में पहला हमने प्रयोग किया और हमने देखा कि लेंथ ऑफ बोर्ड आई 1.5 मीटर। दूसरा प्रयोग हमने किया वो आई 1.56 मीटर। तीसरा प्रयोग किया हमने देखा 1.500 मीटर, फिर 1.5600 मीटर। ऐसे ही हमारी एक मान आई 1.563 मीटर। तो इस तरह से हमने एक बोर्ड की लेंथ को मापा और डिफरेंट वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल रही हैं। अब इसमें से कोई एक वैल्यू ऐसी होती है जो उस बोर्ड का
वास्तविक मान होती है, जो उस बोर्ड का वास्तविक मान होती है। तो यहाँ पर हम बोर्ड का वास्तविक मान लिख लेते हैं, माप का मान 1.569 मीटर। तो हमने देखा कि हमारे बोर्ड का जो एग्जैक्ट लेंथ है, जो वास्तविक मान है, वो 1.569 मीटर है। अब जब हम इसको मापने लगे तो हमने अलग अलग प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया और इसका मापन किया। तो पहले यंत्र ने हमें ये रीडिंग दी, दूसरे ने ये रीडिंग दी, तीसरे ने ये रीडिंग दी, चौथे ने ये रीडिंग दी और पांचवें ने हमें ये रीडिंग दी। तो देखिए, एक मान ऐसा है जो इस माप के सबसे अधिक करीब है। तो इस माप के सबसे अधिक करीब मान कौन सा है? ये। तो वह माप जो वास्तविक मान के सबसे करीब होता है, सबसे निकटतम होता है, उसे हम कहते हैं यथार्थता, यानी कि एक्यूरेसी, कि ये वैल्यू सबसे एक्यूरेट आई। जब भी हमने अपने मेजरमेंट सिस्टम को फॉलो किया तो सबसे एक्यूरेट, सबसे यथार्थ वैल्यू हमें मिलती है 1.563। इज इट ओके? अब देखिए कि यहाँ पर हम और भी वैल्यूज़ देख रहे हैं, जैसे कि 1.5, तो ये दशमलव के एक स्थान तक मापी गई है, यानी कि ये ऐसे यंत्र द्वारा मापी गई है जो दशमलव के एक स्थान तक की शुद्ध माप दे सकता था। दूसरी वैल्यू हमने यहाँ पर देखी 1.56, ये वैल्यू दशमलव के 2 स्थानों तक मापी गई है। ये एक ऐसा यंत्र है जो दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध माप दे सकता है। तीसरी वैल्यू में 3 स्थानों तक की बात की गई है। ये एक ऐसा यंत्र है जो दशमलव के 3 स्थानों तक मापने की क्षमता रखता है। और ये ऐसा यंत्र है, ये वैल्यू ऐसे यंत्र से मापी गई है जो दशमलव के 4 स्थानों तक शुद्ध माप सकती है। तो अगर हम बात करें सबसे अच्छे यंत्र की, तो सबसे अच्छा यंत्र वो है जो दशमलव के 4 अंकों तक हमें दे सकता है या इससे अधिक दे सकता है। तो ऐसी वैल्यू जो परीक्षण में सबसे ज़्यादा अधिक सफल हो सकती थी, जिसके द्वारा मापी जा सकने वाली राशि जो है उसकी सीमा सबसे अधिक हो सकती थी। सीमा का अर्थात यहाँ पर मतलब है दशमलव के स्थानों का। तो दशमलव के 4 स्थानों तक ये वाली वैल्यू हमें मिल रही है। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे परिशुद्ध। तो देखिए, जो मान वास्तविक मान के सबसे करीब होगा उसे हम कहेंगे यथार्थ, और जो मान मापने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली यंत्र द्वारा मापा जाएगा, अर्थात ऐसे यंत्र द्वारा मापा जाएगा जिसका अल्पतमांक, लीस्ट काउंट सबसे अधिक होगा, वो वैल्यू कहलाएगी परिशुद्ध, यानी कि प्रिसीजन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है परिशुद्ध, एक्यूरेसी का मतलब है यथार्थ। तो वो वैल्यू जो वास्तविक मान के सबसे पड़ोस है उसे हम कहेंगे यथार्थ, और वो वैल्यू जो वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा सावधानी पूर्वक मापी गई है, जो दशमलव के सबसे अधिक अंकों तक जा रही है, वह माप हमारी होगी परिशुद्ध। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इज इट ओके? तो अब हम बात करते हैं त्रुटियों के प्रकार की। तो त्रुटियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर और तीसरा है ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब क्रमबद्ध त्रुटि, रैंडम यानी कि अचानक आने वाली त्रुटि जिसको हम कहेंगे यादृच्छिक त्रुटि, सकल या भारी त्रुटि अर्थात ग्रॉस एरर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि की, कि क्रमबद्ध त्रुटि में हम किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्यों आती है? जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक मापक यंत्र का प्रयोग किया और मापक यंत्र की जो रचना है वो गड़बड़ निकल गई। आप जिस तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं उस तकनीकी में कमी है, यानी कि आपकी टेक्निक गलत है। मापन का समय, जो मापन का समय है उस समय बाह्य कारक जैसे ताप है, दाब है, वायु है, इन सब की व्यवस्था हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है लेंथ मापने वाले थे,
तो जब आपने अपने ऑपरेटस का सेटअप किया था उस समय टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, और थोड़ी देर बाद धूप निकल आने की वजह से या किसी अन्य कारण से वहाँ टेम्परेचर बढ़कर 40 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो ऑपरेटस का सेटअप है वो गड़बड़ हो जाएगा, और आप जो है देखेंगे कि जिस लेंथ को आप मापने वाले थे वो बढ़ चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में आप सही माप नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है किसी ऐसे सिस्टम को मापने वाले हैं जिस पर दाब का प्रभाव पड़ता है, तो दाब बढ़ने या घटने से उस चीज़ के मापन में त्रुटियां हो सकती हैं। वायु के चलने से भी त्रुटियां हो सकती हैं, क्योंकि हमारा ऑपरेटस जो है उसके स्थिति विश्लेषण में परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं वो आपकी क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं, और क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसका हम विशेष रूप से अध्ययन करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्रमबद्ध त्रुटियों में सबसे पहली त्रुटि है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब यांत्रिक त्रुटि। तो जैसा कि हम यांत्रिक त्रुटि के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस मापक यंत्र की बात कर रहे हैं जिससे हम माप लेने वाले हैं। तो यदि मापक यंत्र दोषपूर्ण बनावट का हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है एक स्केल बनाने वाली कंपनी में स्केल बनाने के लिए दिया, और उस स्केल बनाने वाली कंपनी में जो स्केल का सांचा बनाया गया उसमें कुछ गलतियां हो गई। तो स्केल के सांचे को बनाने में अगर गलतियां हो जाएंगी, तो मान लीजिए सांचे को बनाने में अगर गलतियां हैं, तो स्केल का अगर साइज इस प्रकार का है तो स्केल का साइज उन्होंने जो बनाया वो थोड़ा सा ऐसा कर दिया। अब आपकी स्केल में यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंचेस होने थे, अब आपकी स्केल में यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंचेस होंगे। तो ये जो इतना हिस्सा बढ़ा हुआ है ये हर एक छोटी छोटी माप में थोड़ी थोड़े अंतर को डालेगा, और ऐसी स्थिति में आपका जो मापक यंत्र है उसकी बनावट दोषपूर्ण हो जाएगी। अब इसमें जैसे आप जानते हो यहाँ पर हम अंशांकन करते हैं, यानी कि नंबर्स लिखते हैं इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया, और जब ये अंशांकन यहाँ होगा तो इतने वृद्धि के कारण, इतनी से सांचे में गड़बड़ी के कारण ये सारे सिस्टम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे हो जाएंगे, और जब डिस्टेंस पे हो जाएंगे तो आपकी जो त्रुटि है वो यंत्र के कारण उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम कहते हैं यांत्रिक त्रुटि। इसके अंतर्गत शून्यांक त्रुटियां आती हैं। शून्यांक त्रुटि के विषय में हम आगे पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत और भी कई सारी त्रुटियां आती हैं जिसका बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अब होता है दूसरा हिस्सा। ये जो आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर थी ये आ गई किसकी वजह से? मापक यंत्र के दोषपूर्ण बनावट के कारण। और अब हम बात करते हैं दूसरी, बाह्य कारकों। तो बाह्य कारकों के कारण की अगर बात करें हम, तो अभी जैसे कि हमने बताया था, प्रेक्षण लेते समय अगर जो है ताप है, दाब है, वायु है, वेग है, ह्यूमिडिटी है, इन सब में परिवर्तन हो जाए तो इस प्रकार की त्रुटि आना संभव है। जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेशर, जैसे कि मैंने कहा वेग। तो आप किसी भी चीज़ का वेलोसिटी अगर लेना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको खुद को स्थिर होना चाहिए, तभी आप सही वेलोसिटी देख सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति स्थिर है, यहाँ पर है, और वो एक मोटरसाइकिल वाले को यहाँ से जाता हुआ देख रहा है इस तरह से, और जब यह आगे की ओर निकलता है तो यही व्यक्ति देखता है कि एक पुलिस वाला जो है इसका पीछा कर रहा है। तो इस पुलिस वाले के मीटर में कुछ नंबर आएगा जो इसकी स्पीड बताएगा, और इसके मीटर में भी कुछ नंबर आएगा जो इसकी स्पीड बताएगा। अब मान लीजिए कि इसकी स्पीड 230 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर है, और ये जो पुलिस है इसकी स्पीड जो है 290 किलोमीटर पर आवर है। तो आप देखोगे कि इसके और इसके स्पीड में डिफरेंस कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर का, यानी कि एक आवर में ये पुलिस वाला इसके 60 किलोमीटर और नज़दीक आ जाएगा। लेकिन अगर इससे पूछा जाए कि आप लोग किस स्पीड से चल रहे हैं, तो ये अपनी रिलेटिव स्पीड को बताएंगे, क्योंकि इनको अनुभव सिर्फ 60 का हो रहा है।
कि क्योंकि ये इन्हें देख रहे हैं, परंतु यदि आप इससे पूछेंगे तो ये अलग बताएगा और ये अलग बताएगा। तो आप देख रहे हो जो वेग है उसमें यदि मापक सिस्टम स्थिर है तो सत्य जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर मापक यंत्र स्थिर नहीं है, वो खुद चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जानकारी जो मिलने वाली है वो रिलेटिव मिलेगी, आपेक्षिक मिलेगी। तो इस प्रकार बाह्य कारक में वेग है, ह्यूमिडिटी है, ये सभी हमारे त्रुटि में प्रभाव डालते हैं, मापक यंत्र के मापन में प्रभाव डालते हैं। तीसरी बात हम बात करते हैं व्यक्तिगत त्रुटि की। व्यक्तिगत त्रुटि, तो इस व्यक्तिगत त्रुटि में क्या आता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रेक्षण लेने वाले हैं और किसी न किसी कारण से आपने जो उपकरण है उसको सही से नहीं बिठाया। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है एक बेंच पर किसी लेंस की फोकल लेंथ पता करने वाले हैं। आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पर एक लेंस रखा है। अब लेंस में क्रॉस सिस्टम होता है, आप आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अगर हम अपनी वस्तु को इस क्रॉस सिस्टम पर ले आते हैं तब तो हमारी वस्तु से इसकी दूरी और इसकी फोकल लेंथ हमें सही से पता चलेगी। लेकिन अगर हमारा जो क्रॉस है वो इस तरह से है, उसका लोकेशन यहाँ पर है और वस्तु यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए क्रॉस के लोकेशन पर ही वस्तु है और यहाँ पर वस्तु जो है क्रॉस के लोकेशन पर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये डिफरेंस आ जाता है और इस डिफरेंस की वजह से आपको उचित फोकल लेंथ की जानकारी नहीं होगी, या वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है, उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, इस प्रकार की जानकारी आपको उचित ढंग से नहीं हो पाएगी। तो मापन करते समय जब आप उपकरणों की सेटिंग में कमी करते हैं तो ऐसी जो त्रुटि है उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। अब हम बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि की। यादृच्छिक में साफ शब्दों में लिखा हुआ है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है अचानक। तो मापन करते समय अचानक जो त्रुटियां होती हैं उन्हें जो है हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। और इन त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अचानक हुई, अचानक में बहुत कम समय लगता है, तो उसके कारणों का पता करना मुश्किल होता है। इस वजह से हम इस तरह की त्रुटियों को दूर नहीं कर सकते। इस तरह की त्रुटियों को सिर्फ हम मध्यमान ज्ञात करके कम कर सकते हैं। मध्यमान का मतलब है कि हमने एक ही सिस्टम को 4 बार मापा और 4 बार मापन के बाद उसका एवरेज निकाल लिया और उस एवरेज वैल्यू को राइट वैल्यू बताया। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी फाइनल त्रुटि जो सकल या भारी त्रुटि है। तो सकल या भारी त्रुटि जो है ये आपके द्वारा अर्थात मापक द्वारा की गई लापरवाहियों के कारण उत्पन्न होती है। ये जो ग्रॉस एरर है, जब लापरवाहियाँ की जाती हैं इसके कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि उपकरण को बिना उचित व्यवस्था के पढ़ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक आप क्रॉस सिस्टम तक ना आ जाएं, क्रॉस सिस्टम पे हैं तो सही, और अगर क्रॉस सिस्टम पे नहीं है, डिस्टेंस पे हैं, तो ये गलत है। ऐसे अगर है तो आप सही पढ़ रहे हैं और ऐसे है तो आप सही नहीं पढ़ रहे हैं। तो कई लोग इस तरह की बात को जानते नहीं हैं और इसे गलत पढ़ जाते हैं और इसी को अपनी कॉपी में नोटिस में ले लेते हैं। दूसरा है कि त्रुटि का कारण जाने बिना उपकरण से परीक्षण लेना। जैसे मान लीजिए कि हमें पहले से ही पता है कि हमारी इसमें तकनीकी कमी है और हम उस तकनीकी कमी को निकाले बगैर अपना परीक्षण लेने लगें, तो ऐसी कंडीशन में जो हम त्रुटि करेंगे वो सकल या भारी त्रुटि होगी। इसीलिए मापते समय सबसे पहले हम क्रमबद्ध त्रुटि के मापक यंत्र को ध्यान से देखेंगे कि उसकी बनावट में कोई कमी ना आने पाए। फिर तीसरी बात आती है कि प्रेक्षण गलत ढंग से लेना। अब मान लीजिए कि आपके एग्जामिनर ने आपसे कहा कि हमें जो भी प्रेक्षण लेना है उसको 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही लेना है, और अगर आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपकी रीडिंग रॉन्ग हो जाएगी और आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया। आप अपना काम 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एसी हॉल में करने लगे, तो ऐसी कंडीशन में आप जो रीडिंग लेंगे वो रॉन्ग हो जाएगी।
तीसरी चीज़ है गणितीय गणनाओं में गलत परीक्षण रखकर गणना करना। जैसे मान लीजिए कि हमने जो फॉर्मूला चूज़ किया है, जैसे मान लीजिए कि हमारा फार्मूला है a-b/ab और हमने a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली और यहाँ पर हमने इसको रखा। और इसको रखते समय जब हमने परीक्षण की गणना की तो हमने गणनाओं को गलत किया। तो जब हम गणनाओं में गलती करते हैं तो ऐसी जो त्रुटियाँ होती हैं इन्हें भी हम सकल या भारी त्रुटि कहते हैं। तो ये हैं आपकी त्रुटियाँ। तो इस प्रकार हम लीस्ट काउंट, यथार्थता, परिशुद्धता, त्रुटि के प्रकार, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, सकल त्रुटि, इन सब के विषय में समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपने अगले टॉपिक में देखेंगे कि त्रुटि का जो एक्सप्रेशन है, जो उसका फॉर्मूला है, उसको हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और कितने प्रकार के यहाँ पर त्रुटि के फॉर्मूले संभव हैं। इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी लोग अगले लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।